Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 1 of nomenclature of organic compound. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. What kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपको ये आगे की सीरीज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास पास करके 11th क्लास में प्रवेश किए हैं, यानी जिनका एडमिशन 11th क्लास में हो चुका है और अब वो 11th क्लास के साथ में JEE, जी या नीट की प्रिपरेशन भी साथ में करना चाहते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम भी दें अपना और साथ में जी और नीट की तैयारी भी करें, यानी ये काम हमारा 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल 9th और 10th से पढ़ के सीधे अभी 11th क्लास में आए हैं, हम उन बच्चों के लिए यानी बिगिनर्स के लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। यानी ये लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना चाहिए जिससे आगे चल के उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th में अगर आपकी कोई कमजोरी रह गई है तो ये लेक्चर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं लेकिन 11th और 12th में आपने केवल एकेडमिक पढ़ा है, जी और नीट के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अब आप जी और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा केवल एक मकसद है कि 10 से 11th में जब बच्चा प्रवेश करता है तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कुछ अच्छे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 9-10 में बहुत अच्छे ट्यूशन उनको मिल गए हैं, तो उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है, लेकिन उनको ऐसा ट्यूशन नहीं मिला है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज से आप नियमित रूप से मेरे लेक्चर को सुनेंगे, नोट करेंगे और जब भी आप मेरा लेक्चर देखें, कोई भी स्टूडेंट जो नया जुड़ रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले प्रीवियस वीडियो और आगे कौन सा वीडियो आने वाला है इसके लिए आप लिंक जरूर देख लिया करें, जिससे आपको प्लेलिस्ट में पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार आप बीच वाला कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको पता नहीं लगता कि पिछला वाला कौन सा लेक्चर हमें कहां मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे। तो ये प्लेलिस्ट की स्टडी आपको करना पड़ेगी। तो प्लेलिस्ट पे भी अगर आपको पता नहीं इस टॉपिक का नाम क्या होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर पहुंचेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का उस नाम मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पहले आज बताना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं ये सारी बातें आपका 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं। और उसके बाद तो आपको समझना स्टार्ट करना है, कॉपी बनाना है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए यानी बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसका हेडिंग का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्लेलिस्ट का नाम है।
अब इसमें मैं सारी सीरीज आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल लेकर जाऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से करें 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको हेडिंग लिख रहा हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नोट कीजिए, nomenclature of organic नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका नोमेनक्लेचर सीखना होगा। सीधा ये नहीं कि IUPAC नाम लिखना सीख जाओ, कॉमन नेम लिखना सीख जाओ, डेरिवेटिव नेम लिखना सीख जाओ, संभव नहीं है। आपको हर स्टडी को कॉन्सेप्ट और बेसिक लेके चलना होगा, और वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डाली मैंने कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ये तो पता लग ही रहा होगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दिमाग में जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो होगा, आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, किस चीज से मिलकर बनी होती है, हम कैसे जाने। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जवाब देते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई कहता है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई कहता है स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, कोई कहता है स्टडी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। सब लोग अपने अपने तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा इसकी राइट डेफिनेशन क्या है, सिंपल और ऑथेंटिक, जो मॉडर्न डेफिनेशन कहलाती है। लेकिन सबसे पहले बात कर लीजिए कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इसके एक साइंटिस्ट के बारे में भी जान लें कि आखिर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा योगदान किस साइंटिस्ट का रहा है, और उसे हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका नाम है लेबोइजियर। हिंदी वाले कुछ बच्चे बोलते हैं लेबोइजिए, राइट नेम है। मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस नाम को जान लीजिए। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? LAVOISIER, लेवोइजियर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। कई बुक्स में आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी लिखा मिलेगा, लेकिन रियल में आपको बता दें ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं लेवोइजियर या लेवोइजिए, आप जैसा भी बोले, स्पेलिंग आपके सामने लिखिए। ये हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर, यानी फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पितामह, कार्बनिक रसायन के पितामह कौन कहलाते हैं? लेबोइजियर। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस साइंटिस्ट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है जिसका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो ये हुए हमारे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब आगे बात आती है, जब लेबोइजियर का नाम आ गया तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, मेन तो ये जान लें, डेफिनेशन बाद में आएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किस चीज की स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अभी आप छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें जान रहे हैं, इससे आपको बारीकी लेके जाऊंगा आगे तक, बहुत बड़ी स्टडी तक। तो स्टडी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है, तो हम यही नहीं जानते ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसको हमें देखना है। देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, तो इसको डिफाइन करना हमारा बहुत जरूरी है। अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सही डिफाइन कर दें तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपको मालूम होगा, अगर मैं ये बोल दूं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ये कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं जानते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बेकार हो जाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ये है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इसके अंदर कंप्लीट डेफिनेशन आ गई। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोलना है और आपको ये ना बोलना है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ये बोल दो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका ये आज की मॉडर्न डेफिनेशन है। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले कंपाउंड जो डेरिवेटिव होंगे, इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड आ जाएंगे। हम पूरी स्टडी आपको लेके जाएंगे, हाइड्रोकार्बन भी और उसके डेरिवेटिव भी, यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होंगे सारे डेरिवेटिव में आ जाएंगे, और जितने हाइड्रोकार्बन है यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे वो आपके हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे उतना उतना समझेंगे। पहले इतना जान लो कि हमें ये पता लगता जाए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आकर जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हमें इसे तैयार करना है। तो आपको अब ये समझ में आ गया ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। अब हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हम हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर जान जाएंगे तो हमारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दूं, सिंपल सी चीज़ है, नाम से पता लग रहा होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें बॉन्ड की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको अगर आप कैसे याद रख सकते हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बोले, अभी आपको कुछ नहीं मालूम कि ये हाइड्रोकार्बन है, बस ये देख लो उस फॉर्मूले में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सभी हाइड्रोकार्बन होंगे, तो इतने पे तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, केमिस्ट्री तो बहुत लेंदी है। तो हम ये जाने कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा ये कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड हैं ये 2 टाइप के होते हैं। देखिए ये 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मैंने लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन को मैं H बाई लिख रहा हूं, अनसैचुरेटेड। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन आपको स्टडी करना है, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम आगे बढ़ते जाते हैं, अभी डेरिवेटिव की बात नहीं आ रही, डेरिवेटिव बात तो बहुत समय बाद हम पहुंचेंगे। तो हम एक तरफ से पहले हाइड्रोकार्बन से आपका नोमेनक्लेचर सिखाना चालू करेंगे। तो ये सैचुरेटेड है और दूसरा अनसैचुरेटेड है। अब हमें पूछा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सैचुरेटेड वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए ऐसा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो, एकल बंध लगा हो, तो समझ लीजिए वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। साथ में ध्यान रखना कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए हाइड्रोकार्बन के लिए, और उन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, 3 बॉन्ड लगे हों या 2 बॉन्ड लगे हों, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको अपन देखेंगे आगे कैसे दिखेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अभी आपको ये मैं बता दूं, तो इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसकी सिंपल सी पहचान है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होगा और इस कार्बन की सभी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। यानी एक कार्बन पर आपके 4 बॉन्ड लगे होंगे, 1 2 3 और एक देखो ये 4। ऐसे इस कार्बन पर भी आपको 3 बॉन्ड यहाँ पर रहेंगे। बॉन्ड कैसे भी लगे हो सकते हैं, ऊपर नीचे साइड में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी आपको 4 दिमाग में रखना है जी। तो आप 9th और 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो 4 बैलेंसी कार्बन की होना चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो समझ लीजिए वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जाम्पल है एल्केन। क्या एग्जाम्पल है, आपको तैयार करना है, एल्केन। ये मेन चीज आपको मिल गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल हमें क्या पढ़ना है, सारे एल्केन्स पढ़ना है। एक होमोलोगस सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहली सीरीज कहलाती है एल्केन, और इसी की हमें सबसे ज्यादा स्टडी करना है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, उसमें क्या पढ़ना है हमें, एल्केन। पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बस और कुछ नहीं करना है। कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे ही अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नंबर 1 में तो कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप से देखो, C डबल बॉन्ड C मिलेगा, और इस कार्बन की बैलेंसी करने के लिए हमें 2 बॉन्ड और लगाना पड़ेंगे इस टाइप से, इधर भी और इधर भी। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड भी मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि हमें कार्बन की बैलेंसी 4 करना है। तो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ये 2 नामों से जाने जाएंगे। जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा होगा उन्हें बोलेंगे एल्कीन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा उन्हें बोलेंगे एल्काइन। यानी ये 3 नाम आपको याद हो गए, एल्केन, और इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन, और इसको क्या कहेंगे, एल्काइन। यहां से कुछ शुरुआत आपको याद करने की चालू हो जाती है। ये एल्कीन के एग्जाम्पल है और ये एल्काइन का एग्जाम्पल है। तो आपको हाइड्रोकार्बन में 3 नेम निकल के आए, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हम तीनों की स्टडी करते हैं। ये भी नाम आप 10th क्लास तक सुन चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो शुरुआत से स्टडी है। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हम एल्केन की स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट होमोलोगस सीरीज है। तो हम जब एल्केन पढ़ेंगे तो हमें नोमेनक्लेचर एल्केन का पहले सीखना होगा ना, फिर एल्कीन सीखेंगे, एल्काइन सीखेंगे, उसके बाद में डेरिवेटिव सीखेंगे। इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी। तो हमारा सबसे पहली शुरुआत आज हम कैसे कर रहे हैं, हम इस सीरीज को पढ़ेंगे, एल्केन सीरीज। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इसमें क्या क्या जानना है हमें इस एल्केन में। तो हेडिंग डाल दीजिए, एल्केन सीरीज, SERIES। हमें ये 1 नंबर की सीरीज आज पढ़ना है। इसके पहले एल्केन सीरीज कहाँ से आई, इससे मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये सिखाया है। तो हमें रियल वे में कहाँ पहुँचना थी, एल्केन सीरीज पर।
यही हमारी होमोलॉगस सीरीज है, यही हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यही हमारा हाइड्रोकार्बन है, यही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एल्केन के बारे में जब हम जान लेंगे तो केमिस्ट्री के आगे के पार्ट अपने आप बनते चले जाएंगे, फॉर्मूला बनाना आप आसानी से सीख जाएंगे। तो आज समझ लीजिए, आपको एल्केन के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो एल्केन सीरीज जब भी आप तैयार करें तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो, रट लो। जो चीज फिक्स्ड है उसको रट लीजिए, उसके आगे की चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या याद करा रहा हूं आपको, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। इसका क्या यूज है? जब हम किसी भी एल्केन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तब हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको मैं अभी अप्लाई करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से जनरल फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं। ये सब चीज़ें आपको सिस्टेमेटिक मिलेंगी, लेकिन मैं जितना बताता जाता हूँ आपको उतना ही तैयार करना है, इधर उधर नहीं भागना है। उसके बाद में प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, क्योंकि JEE का सिलेबस काफ़ी लेंदी है। नीट के क्वेश्चन थोड़े हल्के यानी सिंपल आएंगे, चलेगा, लेकिन आपको JEE के लिए आपको क्वेश्चन हार्ड तक पहुंचने के लिए आपको सिंपल बेसिक नॉलेज पहले जरूरी होती है। तो मैं आपको ये फॉर्मूला याद किया CnH2n+2, लेकिन इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। वो फॉर्मूले भी आपको समझना होंगे। तो देखिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R सिंगल बॉन्ड R, यानी 2 R लिख दिए। यानी आपको कोई जनरल फॉर्मूला पूछे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप इसे R सिंगल बॉन्ड R भी लिख सकते हैं। यहां पर R जो है एल्काइल ग्रुप है, राइट। और इस फॉर्मूले को मैं डिफरेंट तरीके से और भी बता रहा हूं। ये फॉर्मूला केवल एक ही तरीके से लिखने से सीखने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो मैं R और R को जो लिख रहा हूं, तो यहां पर R क्या होता है? यहां R होता है, ये नया नाम आपके लिए होगा क्योंकि आगे अभी सिखाऊंगा मैं R क्या होता है, तो नाम तो समझ लो इसका। R मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। R मीन्स एल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन R को ऐसे नहीं लिखते, सीधा लिखा जाता R सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके लिखा जाएगा। अकेला R नहीं लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे। R सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू होता है एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या है ये भी सीखेंगे। तो आज तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन से एल्काइल कैसे बनेगा ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो यहीं पर मैं बता रहा हूं R एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है। तो देखो, मैंने ये जनरल फॉर्मूला दोबारा से ले रहा हूं, CnH2n+2। अभी एप्लीकेशन की तरफ मत जाना, अभी आप चीज़ों को समझ लें कि इस फॉर्मूले का मैं कैसे उपयोग कर रहा हूं। तो CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? एल्केन का है। अब इस फॉर्मूले में से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं। क्या रिप्लेस कर दूं? हाइड्रोजन को। यानी ये फॉर्मूला जो भी बने, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बने, उसमें से क्या करूं मैं? H को निकाल दूं। अभी मैं जनरल फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, फिर रियल फॉर्मूले से निकालना बताऊंगा, क्योंकि अभी रियल फॉर्मूला मैंने आपको समझाया नहीं है। तो CnH2n+2 से मुझे हाइड्रोजन निकालना है। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, CnH2n+1। ये आपको सीखना है। ये +2 हाइड्रोजन के साथ है। या Cn जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और जो H2n आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो और ये +2 हाइड्रोजन के साथ में है। तो अगर मैंने इस पूरे फॉर्मूले में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये बनेगा CnH2n+1। जब इसका नाम क्या था? एल्केन, तो इसका नाम होता है एल्काइल और सिंगल बॉन्ड ऐसे। तो मैंने आपको बताया R क्या होता है? एल्काइल। तो एल्काइल कैसे बनेगा? यानी एल्केन में से एक H रिप्लेस करेंगे तो हमेशा बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्काइल कहलाएगा, राइट। तो R की जगह हमें क्या बोलना है? एल्काइल। बाद में बताऊंगा R के फॉर्मूले कैसे दिखते हैं।
क्या इनके हाइड्रोजन कितना होगा, क्या कितने कार्बन इसमें होंगे, ये सारा सीखेंगे। लेकिन पहले समझ लो इस टाइप के फॉर्मूले से हम एल्काइल ऐसे बनाते हैं। ये क्या था, एल्केन, और ये क्या है, एल्काइल। मान लीजिए ये फॉर्मूला CnH2 को मैंने एक तो ये लिखा R सिंगल बॉन्ड R, तो R सिंगल बॉन्ड R को मैं और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला बनेगा और लगा के लिख रहा हूं मैं, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। ये भी एल्केन का जनरल फार्मूला है। और हमें जितने डिफरेंट बड़े बड़े फार्मूले बनाते हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एन सिंगल बॉन्ड R। ऐसे भी हम इसको लिखा जा सकता है, राइट। और भी इस तरीके से सिंपल और सिंपल बनाऊं तो मैं इसको, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हो, R सिंगल बॉन्ड H। कुछ नहीं करो, ये कर लो R सिंगल बॉन्ड H, ये और ज़्यादा सरल है। कोई भी फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड R, R CH2 R, R CH2 का होल एन R और R सिंगल बॉन्ड H, या H की जगह पर मैं कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख सकता हूं जो आगे चल के आप अपने आप इन फॉर्मूलों को बना पाएंगे। तो R सिंगल बॉन्ड H क्या है, ये सब एल्केन के जनरल फॉर्मूले हैं। तो मैं अगर CnH2n+2 की जगह मैं ये ले लेता, ये रह गया मैंने R सिंगल बॉन्ड H, ये क्या का फॉर्मूला है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं इस फॉर्मूले से H निकाल दूं तो मेरे पास बनेगा R सिंगल बॉन्ड, और इसे बोला जाता है एल्काइल। देखिए फिर बन गया ये एल्काइल। तो एल्केन से एल्काइल बनाना है तो H को रिप्लेस कर दीजिए, कौन से भी जनरल फॉर्मूले से कीजिए, चाहे ये फॉर्मूला CnH2n+2 हो या ये फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड H हो या इनमें से कुछ भी हो, तो हम R में से H निकाल लेंगे। तो R में से H अभी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अभी मैं R के फॉर्मूले आपको बताऊंगा, तब H आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये है सबसे पहली चीज, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूले के बाद और क्या चीज याद रखना है, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट नंबर 1 था, देखो ये पॉइंट नंबर 2 है। तो इसको हम लिखेंगे ग्रुप सफिक्स। ग्रुप सफिक्स क्या होगा एल्केन सीरीज का, तो ग्रुप सफिक्स का मतलब होता है कि ऐसा सफिक्स नेम जो सभी नामों में वही नाम यूज हो, एक सा ही नाम यूज हो, तो इसे सफिक्स नेम भी बोलते हैं, जो हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते हैं। यहां पर हम ग्रुप सफिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने नाम लिखा है एल्केन, तो एल्केन 2 भागों से मिलकर बना है, ALK प्लस ANE। तो ANE इसका ग्रुप सफिक्स है। तो ग्रुप सफिक्स में ऐसे बॉन्ड पहले लगाएंगे और यहां पर लिखा जाएगा ANE, ये इसका ग्रुप सफिक्स है ANE। यानी सभी नामों में हमें ग्रुप सफिक्स अगर पता है तो नाम के एंड में एन का आना कंपलसरी है, तभी वो एल्केन माना जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना कंपलसरी है, तब वो एल्केन माना जाएगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया, ग्रुप सफिक्स नेम इसका एन होगा, राइट। तीसरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको बड़े ध्यान से देखना है, वो है वर्ड रूट। ये वर्ड आपको अभी से याद करना, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट को हम कई बार अलग अलग जगह पर केमिस्ट्री में आगे जो यूज करेंगे वो इस नाम से भी मिलेगा आपको, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन इस नाम से भी ये मिलेगा आपको, प्रिंसिपल चेन। तो यहां पर आपको वर्ड रूट, ये दोनों ही केमिकल नेम है, दोनों की हमें जरूरत पड़ना है। तो वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट के अंदर हम ये जो 2 नाम से मिलकर बना है एल्क प्लस एन, तो वर्ड रूट यहां पर एल्क है। वर्ड रूट क्या है, AL एंड K, ये वर्ड रूट कहलाता है। तो ये वर्ड रूट अगर हम याद कर लें तो पूरी केमिस्ट्री के वर्ड रूट एक ही जगह आ जाएंगे एल्केन सीरीज में। तो बार बार जब मैं वर्ड रूट शब्द का यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वर्ड रूट क्या है।
ठीक है, और इनके नामों से भी आपको अभी से इंट्रोड्यूस होना है। तो देखिए कैसे वर्ड रूट आपको तैयार करना, 3rd नंबर का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके कोई फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो वर्ड रूट अलग होगा, 2 का अलग होगा। तो कुछ नामों के वर्ड रूट आपको तैयार करना है यहाँ पर, फिर उस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन में 1 है तो हमारा वर्ड रूट होगा METH, मैथ। मैथ इज ए वर्ड रूट, यानी एल्क को क्या बोलेंगे फिर आप, मैथ बोलेंगे अगर टोटल फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो ये नाम आपको याद रखना है मैथ। इनके फॉर्मूलों की बात अभी नहीं कर रहे, अभी आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपके पास कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास 2, तो फिर हम इसको बोलेंगे ETH और बॉन्ड लगा देंगे ऐसे आगे की तरफ। ये दूसरे नंबर का नाम होगा, यानी इस एल्क के नाम लिखा रहा हूं, यानी वर्ड रूट के नाम आपको लिखा रहा हूं कि एल्केन का पहला पार्ट वर्ड रूट है और सेकेंड पार्ट उसका सफिक्स नेम है, दोनों मिलकर के एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने मैथ लिखा है तो कोई एल्केन का फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला पूछे तो आप बोल देंगे मैथेन, सेकेंड का एथेन, क्यों ETH इज ए वर्ड रूट एंड एन इज ए ग्रुप सफिक्स। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू 2 मीन्स एथ। नंबर 3 C इज इक्वल टू 3, तो ये आपको कहलाएगा प्रॉप, PROP, प्रॉप। नेक्स्ट अगर आपके पास C इज इक्वल टू 4 है तो अब इसको बोलेंगे ब्यूट, BUT। प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही होना चाहिए, ब्यूट तो बन जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट C इज इक्वल टू 5 वाले को क्या बोलेंगे, पेंट, PENT, ये पेंट। अगर आपके पास कार्बन कितने हैं, C इज इक्वल टू 6, तो ये कहलाएगा हमारा HEX यानी हेक्स। अगर आपके पास कार्बन है C इज इक्वल टू 7, तो इसको बोलेंगे HEPT, हेप्ट। अगर कार्बन है आपके पास C इज इक्वल टू 8, इसको बोला जाएगा OCT, ऑक्ट। अगर आपके पास C इज इक्वल टू 9 है तो इसको बोलेंगे NON यानी नॉन। अगर आपके पास C इज इक्वल टू 10 है तो इसे बोला जाएगा DEC, डेक यानी डेकेन। इस तरीके से आप 10 नाम याद कर लीजिए, 2 नाम और याद कर लो, इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। तो ये होगा हमारा C इज इक्वल टू 11, इसको बोला जाता है अनडेक। और अगर आपके पास है C इज इक्वल टू 12 तो इसको बोलेंगे डोडेक, DEC। बस ये 12 नाम से ज़्यादा आज तक कभी नहीं आया है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अभी मैं एल्केन सीरीज के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बहुत बड़ी चीज़ों तक लेके जाऊंगा। बहुत बड़ी सीरीज है, आपकी कॉपियाँ भर जाएंगी, लेकिन केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ तक के नाम आपको जानने लगे एल्केन के, तो मैं एक साइड को हुआ जा रहा हूं, आप पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए, इससे आपका समय बचेगा जल्दी से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरा कंप्लीट, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, हो गया। तो ये है हमारा एल्केन का आज पहला पार्ट, लेक्चर नंबर 1। अब पार्ट 2 में मैं इसके आगे जाऊंगा, तो इसको मैं कंटिन्यू लिख देता हूं। कंटिन्यू, यानी ये सीरीज अगर यहाँ तक पढ़ी है तो अगला वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। मैं उसमें उसी स्टैंडर्ड से आगे बढ़ूंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आए तो मुझे ज़रूर बताते जाइए। और आज से आपको अब किसी प्रकार के कोई लेक्चर के लिए अलग से ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ 600 से अधिक लेक्चर मेरे अभी YouTube पर अवेलेबल हैं। अगर आप उस स्टैंडर्ड के हैं तो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन आज की ये सीरीज मैंने बिगिनर से शुरू की है, इससे किसी प्रकार से 11th और 12th के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये लेक्चर किसी बच्चे का स्टैंडर्ड अच्छा है तो 9th और 10th क्लास के बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं।
और ड्रॉपर बच्चों के लिए तो होता ही है, कई बार ड्रॉपर बच्चे क्या होते हैं 11 12 अच्छा ना होने की वजह से वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक करना आज के बाद बंद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप रियल वे में YouTube के थ्रू ही अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, अपना ट्यूशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है जो फ्री में आपकी सेवा कर रहा है। तो चलिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।